बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आप सबका एसएससी भारती क्लासेस में। मैं हूँ आपका भारती सर और मैं आप सबके बीच आ गया हूँ आज फिर से एक नए टॉपिक को लेकर। जी हाँ बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर हम आ गए बायोलॉजी सब्जेक्ट से। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही हमारे जीवन की इम्पोर्टेंट गाथा है। तो बच्चों बने रहे हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में, अर्थात इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे हमारे इम्पोर्टेंट गाथा, हमारे उपयोगी पदार्थ, उपयोगी क्रियाओं के बारे में। अर्थात आज हम लोग जो ये देख रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन, अर्थात पोषण, अर्थात पाचन और अवशोषण के बारे में आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से आज हम लोग जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक ऑर्गेन के बारे में, एक एक कैविटी के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों बने रहे हमारे साथ। आप लोग हो जाए कॉपी और कलम निकाल कर तैयार। तो चलते हैं हम लोग बायोलॉजी की माया में। जी हाँ, आप लोग जो देख रहे हैं बायोलॉजी की माया में हम प्रवेश करते हुए हल्के हल्के कदमों से बायोलॉजी की दुनिया में। जी हाँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन। जी हाँ, आज का बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन। जी हाँ बच्चों, अर्थात कहने का मतलब हुआ डाइजेशन अर्थात पाचन और एब्जॉर्बेशन अर्थात अवशोषण। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन और अवशोषण के बारे में। पाचन और अवशोषण, पाचन और अवशोषण। तो बच्चों जान लीजिए आप लोग, पाचन किसका होता है हमारे शरीर में। सबसे पहले पाचन भोजन की होती है। जी हाँ बच्चों, पाचन जो होती है भोजन की होती है। भोजन हमारे सजीवों में, भोजन जो होता है सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता होती है। जी हाँ, पाचन जो होती है भोजन जो होती है सजीव की मूलभूत आवश्यकता होती है, सजीव की मूलभूत आवश्यकता। जी हाँ बच्चों, भोजन जो है सभी सजीव की मूलभूत आवश्यकता होती है, इसके बिना कुछ संभव ही नहीं हो पाती है। जी हाँ बच्चों, हमारे भोजन में जो होते हैं मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ अर्थात प्रमुख अवयव जो होते हैं वो 5 होते हैं। जी हाँ बच्चों, हमारे भोजन में मौजूद प्रमुख 5 अवयव होते हैं। प्रमुख रूप से 3 होते, 5 है लेकिन प्रमुख रूप से 3 हमारे भोजन में मौजूद, भोजन में प्रमुख अवयव जो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जी हाँ बच्चों, वसा, ये 3 प्रमुख जो होते हैं, ये प्रमुख भोजन के अवयव होती हैं। इसके अल्प मात्रा, इसके बाद अल्प मात्रा में, छोटी सी मात्रा में विटामिन और खनिज लवण भी मौजूद होती हैं। जी हाँ बच्चों, इसके अलावे हल्की सी मात्रा में खनिज लवण, जी हाँ खनिज लवण और विटामिन भी मौजूद होती हैं। जी हाँ बच्चों, खनिज लवण और विटामिन भी मौजूद होती है। तो कुल मिलाकर हमारे भोजन में 5 अवयव होते हैं प्रमुख रूप से। 3 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज और प्रोटीन, खनिज लवण और प्रोटीन। जी हाँ बच्चों, अब यह जो होते हैं सबसे ताकतवर ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसके पाचन के लिए, पचने के बाद उसके अवशोषण की क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 5 तत्वों से मिला हुआ भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, वह किस किस केनाल से होकर जाते हैं, अर्थात किस किस नलिकाओं से होकर गुजरते हैं और किस तरह से भोजन का पाचन कर लेते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जाने भोजन में मौजूद जो होता है ऊर्जा, भोजन जो होते हैं ऊर्जा और कई कच्चे पदार्थ, कच्चे कायिक पदार्थ के होते हैं। भोजन जो होते हैं, भोजन से क्या प्राप्त होते हैं हमें। तो बच्चों, भोजन किस लिए प्राप्त करते हैं हम लोग, भोजन करते किस लिए, आखिर ये भोजन करते किस लिए है। तो बच्चों, भोजन जो होते हैं हम लोग ऊर्जा, एनर्जी, पावर ऑफ एटोनॉमी भोजन करते हैं, अर्थात भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही साथ जो होता है कुछ कायिक पदार्थ, जी हाँ कच्चे कायिक पदार्थ जो होते हैं
वो वृद्धि के साथ साथ उत्तकों की मरम्मत करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा के साथ साथ जो होते हैं कायिक पदार्थ, जी हाँ बच्चों, कायिक पदार्थ जो कि क्या करते हैं, कायिक पदार्थ जो होते हैं शरीर की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ वह टूटे उत्तकों की मरम्मत करते हैं, टूटे उत्तकों की मरम्मत करते हैं। जी हाँ बच्चों, टूटे उत्तकों की मरम्मत भोजन से ही प्राप्त हो पाती है। तो भोजन में मौजूद ये पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व ये इन सब चीजों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और शरीर की वृद्धि करते हैं, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत कर जाते हैं। और साथ ही साथ ये शरीर में जो होती है ना निर्जलीकरण, जी हाँ, शरीर में निर्जलीकरण की प्रक्रिया जो होती है, निर्जलीकरण, उसको यह सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात पानी की कमी जो हमारे शरीर में होती है उसकी आपूर्ति इन सब से हो जाती है। हमारे शरीर में जो होते हैं भोजन, हमारे शरीर में भोजन उपलब्ध जैसे रसायनों में से उनके मूल रूप से उपयोग करता है। हमारे शरीर में जो भोजन होते हैं रासायनिक रूप से उसका मूलभूत से उपयोग करते हैं। और वह जो होती है भोजन का पचना जो होता है एक मेटाबॉलिज्म अर्थात एक उपापचय क्रिया है। जी हाँ बच्चों, ये हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वह किस प्रकार से पचते हैं, तो भोजन जो होते हैं वह उसमें एक मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचयी क्रियाएं होती है। जी हाँ, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ भोजन के बारे में हम लोगों ने जाना, पाचन के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। आखिर भोजन का पाचन से समझते क्या है बच्चों? आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे होंगे भोजन के पाचन क्या है, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भोजन के पाचन से आप क्या समझते? जी हाँ, भोजन के पाचन के बारे में जब हम लोग लेंगे भोजन का पाचन, तो कहते हैं भोजन में मौजूद विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और उनको टूटे फूटे अर्थात उसको खंडित करके, तो जी हाँ बच्चों, भोजन को जो होता है मौजूद भोजन को वह छोटे छोटे खंडों में टुकड़ों में विभाजित करके, भोजन में मौजूद ये जो पोषक तत्व होते हैं इसको छोटे छोटे खंडों में यांत्रिक और रासायनिक विधि से उसको साधारण पदार्थ में परिवर्तित कर देना भोजन का पाचन कराते हैं। जी हाँ, भोजन के पाचन से आप लोगों ने क्या समझा? भोजन के पाचन से हम लोगों ने यह समझा भोजन में मौजूद ठोस कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर खंडित करके उसे छोटे छोटे हल्के सरल पदार्थों में रूप में विभाजित कर देना भोजन का पाचन कहलाता है। और भोजन का पाचन जो होता है यांत्रिक और रासायनिक, जी हाँ बच्चों, यह जो होता है यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न होते हैं। मनुष्य में जो होता है ना, मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक विशाल पाचन तंत्र होते हैं। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। जी हाँ, मनुष्य में जो होते हैं भोजन का पाचन जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कार्य होते हैं। तो जी हाँ बच्चों, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। जी हाँ बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात हम लोग पाचन तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ बच्चों, पाचन तंत्र के इंट्रोडक्शन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र को इतने बड़े जाल से होकर गुजरना पड़ता है, भोजन को इतने बड़े जाल से होकर इतने कैनाल से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर के पाचन की क्रिया संपन्न हो पाती है। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भोजन, मनुष्यों में जो भोजन का पाचन की चरण जो होते हैं ना 5 चरणों में पूर्ण होती है। जी हाँ बच्चों, हम लोग इसके बारे में बात भी कर चुके हैं कि भोजन का पाचन जो होता है मनुष्य और सभी वर्ग के जीवों में, उच्च वर्ग के जीवों में जो होते हैं 5 चरणों में पूर्ण होती है। जी हाँ बच्चों, उन 5 चरणों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ बच्चों, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग चलते हैं, ये जो 5 रूल है आपका, ये 5 रूल भोजन के पाचन के, ये 5 रूल है जो कि 5 चरणों में जाकर के हमारा भोजन पूर्ण होता है। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहला इंगेस्टेशन अर्थात अंतर्ग्रहण। जी हाँ बच्चों, अंतर्ग्रहण, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो बच्चों आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं जानते खैर कोई बात नहीं, हम लोग जान लेते हैं। भोजन की पाचन की शुरुआत जो होती है बकल कैविटी,
जिसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, बक्कल कैविटी जिसको हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं, अर्थात मुख गुहा जिसको कहते हैं, मुंह का गुहा, लीजन मुख गुहा जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जहाँ की भोजन को सबसे पहले स्टोर किया जाता था, भोजन को मुंह में लिया जाता है। भोजन में मौजूद जो होते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठोस कार्बनिक पदार्थ भोजन में मौजूद जो होते हैं, ये हमारे मुंह में जाते हैं और मुंह में उपस्थित हमारे मुख गुहा में जो ये मुख होते हैं, मुख में दांत होते हैं। जी हाँ बच्चों, मुख में एक दांत होते हैं और दांत के साथ एक जीभ होते हैं। मुख में 32 दांत, एक जीभ और इसमें से लार ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं। तो तब जाकर के हमारे भोजन की पाचन की शुरुआत जो होती है हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। तो अंतर्ग्रहण मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। तो जी हाँ बच्चों, भोजन ग्रहण मुख अर्थात मुख गुहा से अर्थात माउथ से शुरू होती है अंतर्ग्रहण। जी हाँ बच्चों, भोजन की शुरुआत मुख अर्थात मुख गुहा से, अंतर्ग्रहण मुख गुहा से। और जी हाँ बच्चों, भोजन का पाचन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, भोजन का पाचन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता है। भोजन का पाचन, भोजन पचते हैं, टूट फूट करके बाद गुजरने के पश्चात वह भोजन पचते हैं। उसके बाद होते हैं अवशोषण। जी हाँ बच्चों, आज एब्जॉर्बेशन, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्बेशन कहने का मतलब हुआ ये इंटेस्टाइन में आकर के पूर्ण होती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये एब्जॉर्बेशन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया, ये इंटेस्टाइन अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के पूर्ण हो जाती है। जी हाँ बच्चों, जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं मुख गुहा से होते हुए स्टोमच, फ्रेनेक्स, ओसोफेगस और इस प्रकार से विभिन्न नलियों से अर्थात विभिन्न प्रकार के कैनाल से, डक्ट से होकर गुजरने के पश्चात हमारा भोजन जो होता है टूटते फूटते एक डगर से दूसरे रास्ते को पार करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक आती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भाग होते हैं, इसके सबसे प्रमुख भाग इलियम भाग होते हैं, जहाँ की भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाते हैं और वहीं से भोजन अवशोषित हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, भोजन पूर्णतः टूट फूट करके भोजन अवशोषित हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बारे में हम लोग आगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक पार्ट्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप और विस्तार पूर्वक, तो बने रहे हमारे साथ। एब्जॉर्बेशन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जी हाँ बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण होती हैं। अब हम लोग एसोमिलेशन जिसको हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। जी हाँ बच्चों, इसके बारे में घबराने की कोई बात, एक नया वर्ड नहीं आया है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं नहीं जानते, खैर कोई बात नहीं, हम है ना, कोई बात नहीं। आज के बाद इसको भूलना ही नहीं है, इसको हम लोग एसिमिलेशन, जी हाँ, जिसको हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन जब मान लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन हमारा अवशोषित हो चुके, भोजन पूर्णतः पच चुके हैं। भोजन मैंने किस लिए प्राप्त किया था? एनर्जी के लिए। जी हाँ बच्चों, पावर ऑफ एटोनॉमी के लिए हमने इस्तेमाल किया था भोजन। अब भोजन मेरा पच गया, उसका जो अब कार्य है वह कैसे पूरा होंगे? तो जी हाँ बच्चों, हमारे शरीर में संवहन तंत्र, जिसको परिवहन तंत्र जो होते हैं, जो कि परिवहन करते हैं ब्लड। जी हाँ, हमारे शरीर में जो मौजूद वहन के लिए जो ब्लड होते हैं, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन में से अवशोषित करके उसमें मौजूद एनर्जी वाले पदार्थ, जी हाँ, एनर्जी वाले पदार्थ अर्थात अपचा भोजन, पचा हुआ भोजन जो अर्थात विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं उसका बहाव जो करते हैं ब्लड, वही हमारा स्वांगीकरण कहलाते हैं। अर्थात ब्लड के द्वारा जब वो अवशोषित पदार्थों का जब बहाव होता है, परिवहन होता है, तो वह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। जी हाँ, सेल अर्थात कोशिकाओं का स्वांगीकरण कहलाती है। तो ब्लड में मौजूद सभी विभिन्न प्रकार के पदार्थ रक्त में परिवहन होते हैं। जी हाँ, पचा भोजन और पचा भोजन विभिन्न प्रकार के तत्वों का परिवहन होते हैं। जो होते हैं पचा हुआ भोजन अर्थात जो हमारे एनर्जी वाले हैं, तो उससे हमें एनर्जी प्रदान होती है, और जो अपचा भोजन होता है वह हमारे इस बहिष्करण अर्थात ये इजेशन अर्थात बहिष्करण में आकर के पूर्ण होते हैं। जी हाँ बच्चों,
जो भोजन हमारा पचा हुआ था, अर्थात जो हमारे शरीर का उपयोगी पदार्थ था, उसको अवशोषित स्वांगीकरण सेल अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसको प्राप्त कर लेता है एनर्जी के लिए और अपने अपने कार्यों में लगा लेता है। और जो अपचा भोजन जो रक्त लेकर के गया वह कहाँ आ जाते हैं, तो बहिष्करण की प्रक्रिया के लिए आ जाते हैं हमारा ये इजिएशन अर्थात बहिष्करण जो होते हैं भोजन, पचे हुए भोजन का बहिष्करण करना। जी हाँ, पचा हुआ भोजन मल द्वार के द्वारा बाहर आ जाते हैं और जो अपचा भोजन होता है, अपचा भोजन आपके प्रमुख क्वेश्चन है, मुख्य रूप से क्वेश्चन है कि अपचा भोजन जो होते हैं कहाँ संचित रह जाते हैं, तो वो रेक्टम में आकर के संचित हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, अपचा भोजन रेक्टम में आकर के संचित हो जाते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के इन पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, अर्थात दो हिस्सों में मिलकर बटे होते हैं। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों तो देख ले यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जी हाँ एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। जी हाँ बच्चों, आहार नाल कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अर्थात पाचक ग्रंथियां कहते हैं, जिसको बच्चों पाचक ग्रंथियां कहते हैं, पाचक ग्रंथियां। तो याद हो बच्चों आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं दो खंडों से मिलकर बनते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जब बात कर लें, एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं यह एक कुंडलित संरचना, कोलाइड संरचना होती है। जी हाँ, यह एक कुंडलित संरचना होती है जिसकी लंबाई लेंथ, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जब बात किया जाए 8 से 10 मीटर लेंथ होती है। जी हाँ बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है, यह कुंडलित होती है। आप कहेंगे आदमी का शरीर 5.5 फीट का होता है, ये ससुरा 8 से 10 मीटर कैसे स्थित हो जाता है। तो यह जो होता है, यह जो कुंडलित संरचना कहने का मतलब यह टेढ़े मेढ़े जकड़ीले रूप से यह संचित रहते हैं। यह टेढ़े मेढ़े 8 से 10 मीटर तक लंबी आहार नाल की संरचना होती है। जी हाँ बच्चों, यह जो होते हैं मुख गुहा से शुरू होकर यह बकल कैविटी, मुख गुहा, ये जो मुंह है ना, मुंह जिससे हम लोग बोलते हैं भोजन को चबाते हैं, भोजन को मुंह में डालने के बाद चबाते हैं, ये मुख गुहा से शुरू होती है। और हमारे वो जो इजिएशन था, हमारे बहिष्करण मार्ग अर्थात एनस तक अर्थात मल द्वार तक यह फैली होती है। जी हाँ बच्चों, हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं। यह बकल कैविटी मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार पर जाकर समाप्त होती है। तो बच्चों आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझ में आई। तो यह जो होते हैं मुख गुहा से लेकर शुरू होती है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में जब हम लोग आते हैं, यह एक नलिकाएं होती हैं। जी हाँ बच्चों, यह एक नलिकाएं संरचना होती हैं। यह होते हैं, इसमें से बकल कैविटी, जी मुख गुहा के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि मुख गुहा जिससे भोजन के पाचन की शुरुआत होती है, जिसमें कि 32 दांत होते हैं। साथ ही साथ उसमें एक जीव होते हैं जो कि भोजन को उल्टाने पुल्टाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से भोजन को उल्टाने पुल्टाने का कार्य जीव ही करते हैं। और साथ ही साथ हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तब तक हम लोग सिर्फ इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं और हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स विस्तार पूर्वक जानेंगे। और अष्टोमेज, जी हाँ अमाशय, जहां पर आकर के प्रोटीन का पाचन होते हैं। जी हाँ बच्चों, अमाशय की संरचना जो होती है यू शेप की जो संरचना होती है, अमाशय की संरचना यू शेप की होती है। और इसमें जठर रस होते हैं, जठर ग्रंथियां होते हैं, जठर रस स्रावित होते हैं। और इसमें मौजूद HCl अम्ल जो होते हैं, अर्थात इसमें भोजन का पाचक रस जो होता है, पाचक रस HCl अम्ल इसी से स्रावित होते हैं। और यहाँ प्रोटीन का पाचन होते हैं स्टोमेज में। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग फ्रेनेक्स के बारे में बात करें। तो यहाँ उल्टा पुल्टा यहाँ हो गया है कि ओरल कैविटी के बाद आता है फ्रेनेक्स। जी हाँ, मुख गुहा के बाद आ जाते हैं हमारे मुख गुहा के बाद फ्रेनेक्स, जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, फ्रेनेक्स, जिसमें कि निगल द्वार और कंठ द्वार दो पार्ट्स होते हैं। जी हाँ बच्चों, इसमें निगल द्वार और कंठ द्वार दो पार्ट्स होते हैं। और यहाँ ओसोफेगस ग्रास नलिकाएं। जी हाँ बच्चों, ग्रासनी और ग्रास नलिकाएं। और इसमें तब उसके बाद आता हमारा स्टोमेज, जिसमें की भोजन का पाचन हो पाते हैं, जिसमें HCl अम्ल स्थित होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन, जी हाँ छोटी आंत, जी हाँ बच्चों
छोटी आंत, इसके बारे में, यह तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख ऑर्गन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्षुद्रांत भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, क्षुद्रांत भी कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यह जो होती हैं, इसमें 3 प्रकार के जो होते हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्रावित होने वाले जूस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूस अर्थात पाचक रस जो होते हैं, इसमें आते हैं 3 ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य करता है और किस प्रकार से भोजन का पाचन कर जाते हैं, जाके भोजन पूर्णतः पच जाते हैं। इसके बारे में जानेंगे। तब आते हैं हमारा बिग इंटेस्टाइन। जी हाँ बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बिग इंटेस्टाइन होते हैं। यह संरचना जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर से घेरी हुई रहती है, अर्थात चारों ओर से स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर दीवार की तरह घिरी होती है ये बिग इंटेस्टाइन, जिसमें कि अपचा भोजन, जिसमें रेक्टम स्थित होती है, जहाँ अपचा भोजन संचित रहते हैं और यह बहिष्करण की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करें। यह जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं आहार नाल के साथ साथ पाचन ग्रंथियों के साथ साथ मिलकर के हमारे पाचन तंत्र का निर्माण होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत जो होते हैं 4 ग्लैंड्स आते हैं। जी हाँ बच्चों, 4 ग्लैंड्स। ये सेलिवरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग लार ग्रंथियां भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, सेलिवरी ग्लैंड जिसको हम लोग लार ग्रंथियां भी कहते हैं, और लीवर जिसको हम लोग यकृत, जिसको कि मानव शरीर का क्या कहा जाता है, जिगर कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, जिगर, मानव शरीर का जिगर किसको कहा जाता है, लीवर अर्थात यकृत, जिसका वजन 1.5 किलो। जी हाँ बच्चों, लीवर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जो कि प्रमुख रूप से पित्त को स्रावित करते हैं। इसी के अंदर एक छोटी सी थैली होती है जो कि पित्त का स्राव करती है। पित्त जो कि भोजन में मौजूद आने वाले वसा को अम्लीय वसा के रूप में परिवर्तित कर देती है। जी हाँ बच्चों, स्टोमच में हमने पढ़ा प्रोटीन का पाचन होता है, और यह जो होता है लीवर जो होता है, लीवर में मौजूद पित्त ग्लैंड जिसको गोल ब्लाडर कहते हैं, वह पित्त का स्राव करते हैं और यह वसा का पाचन कर जाती है। इसके बारे में और हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब तक अभी तक के लिए इतना ही, और अब हम लोग जान लेते हैं पैंक्रियास। जी हाँ बच्चों, अग्न्याशय के बारे में हम लोग जान लें। और यह लीवर जो होता है भोजन में मौजूद ग्लूकोज को ग्लाइकोनोजन के रूप में संचित रहता है। और पैंक्रियास से जो होती है पैंक्रियास, जो कि बच्चों लाइपेस, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, इस प्रकार की ग्रंथियां ये जो होता है रस को स्रावित करते हैं। लाइपेस, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, ये पैंक्रियास से जो होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव जूस स्रावित करते हैं। यह जो कि छोटी आंत के जस्ट छोटे से ऊपर हिस्से में यह जो होते हैं छोटी आंत, यह स्टोमच के नीचे और यह छोटी आंत के ऊपर एक छोटे से दीवार में ये चिपके होते हैं, छोटी सी ग्लैंड्स होती है, ये पैंक्रियास, जिसको हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। जी हाँ बच्चों, अब आते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ये होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी उत्पन्न होते हैं पाचक रस, जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी उत्पन्न होते हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा झलक, जी हाँ अर्थात उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोगों ने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा होने के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, किन किन रास्तों से होकर उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के हमारा शरीर ग्रोथ करता है और किस प्रकार से वृद्धि होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना आज की इस कक्षा में। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा क्लास लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं, ताकि हमें आगे का क्लास पढ़ाने में और अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।